ओके, सो लास्ट टर्म पर हमने क्या कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था बेसिक मैथमेटिक्स में। हम धीरे धीरे और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं इस ट्रैक में। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमने जो पीछे के टॉपिक्स करे हैं वो एक बैकबोन की तरह काम करते हैं, बट ये जो आज वाला टॉपिक है ये फ्रंट में खेलता है। डिफरेंशिएशन इसका नाम है। डिफरेंशिएशन हमें मैकेनिक्स में, पूरे मैकेनिक्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, 12th क्लास में तो अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। और सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं, हमें थर्मल फिजिक्स में, एसएचएम, ऑसिलेशन, वेव्स, हर जगह ये देखने को मिलेगा। फाइन। सो आप ये लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 70 to 80% चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें डिफरेंशिएशन की मदद होने वाली है, उसका हमें यूज होने वाला है। फाइन, ओके, तो लेट अस स्टार्ट। डिफरेंशिएशन, देखो, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम एक पूरा का पूरा मैप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इस तरीके से ये लिखा हुआ है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिपेंड्स y डिपेंड्स ऑन x। क्लियर? y डिपेंड्स ऑन x और y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x बोलने का क्या मतलब होता है? पहला मतलब कि दोनों रिलेटेड हैं आपस में। दूसरा मतलब कि y x पर डिपेंड करता है। ठीक है, x की जो वैल्यूज हैं उनके बाद, उनको इनपुट डालने के बाद हमारा जो y है उसकी वैल्यूज मिलती है। फाइन। अब इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखूं एट x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में रखूं तो देखो क्या होता है। y इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो हमें क्या मिलेगा? 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 जब भी मैथमेटिक्स में आता है तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। 0 बाय 0 एक्चुअली डिफाइन नहीं है या अनडिफाइंड। ठीक है, तो 0 बाय 0 टर्म जो होती है उसका कोई भी मीनिंग मैथमेटिक्स में नहीं होता। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो फंक्शन y है ये डिफाइंड नहीं है। हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू 2 इट इज नॉट डिफाइंड। इट हु, इट कौन है यहां पर? इट है यहां पर y। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 2 y इज नॉट डिफाइंड। y डिफाइंड नहीं है x इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, और कोई फंक्शन हमारे पास है? और कोई फंक्शन? और कोई फंक्शन नहीं। लेकिन मान लीजिए कि मैं 2 ना लेकर इसकी वैल्यू जो है वो 2 के आसपास वाली लेता हूं, जैसे कि 1.99 फॉर x इज इक्वल टू 1.99। अगर आप 1.99 पुट करते हो तो y की जो वैल्यू है, इसमें 1.99 पुट करते हो x की जगह हर जगह, तो y की वैल्यू जो है वो 3.99 आती है। फाइन। अगर मैं x की वैल्यू 2.01 पुट करता हूं इस फंक्शन में तो y की वैल्यू जो है वो लगभग 4.01 आती है। ठीक है, अगर मैं 2.01
पुट करता हूं तो लगभग y की वैल्यू क्या आती है 4.01। तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब x जो है वो 2 के इर्द गिर्द है तो y जो है वो 4 के इर्द गिर्द है, राइट। जब x की वैल्यू 2 को सराउंड कर रही है तो y की वैल्यू किसको सराउंड कर रही है 4 को सराउंड कर रही है। तो यहां पर हम एक चीज बोल सकते हैं क्या कि when x approaches to y approaches 4, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 डिफाइन नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि x इज इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल टू 4 है। वी आर नॉट सेइंग दिस, इट डजंट इंप्लाई दैट एट x इज इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू 2 जब होगा तो y इज इक्वल्स टू 4 होगा, ये बिल्कुल भी हम नहीं कह रहे हैं। x इज इक्वल्स टू जब हम 2 रखते हैं तो y डिफाइंड नहीं है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो ये देखो कि x की वैल्यू जब 2 के बहुत करीब होती है तो y की वैल्यू 4 के बहुत करीब होती है। और हम ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, ये x है और ये y है, 1 2 1 2 3 4, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू यहां से 0 से 2 की तरफ बढ़ती है तो y की वैल्यू 0 से 4 की तरफ बढ़ती है। y की वैल्यू 0 से 4 की तरफ बढ़ती है। आ रही बस समझ में? अगर मैं यहाँ पर x को 2 रखूंगा, अगर मैं x को यहाँ पर 0 रखूंगा तो कितना आएगा -4/-2, मतलब 2 आएगा, ठीक है। तो 0 से नहीं 2 से, देखो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या है 2। अभी हमने देखा x को 0 पुट करो तो y 2 आ जाएगा। तो जब x 0 है y 2 है, तो जब x 0 से 2 की तरफ बढ़ता है y 2 से 4 की तरफ बढ़ता है। आ रही बात समझ में? लेकिन आगे जाकर जब x 2 हो जाएगा तो y की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। क्लियर है? ओके। अगर मैं बोलूं कि मैं आगे से अगर आऊं, जैसे कि मैं x इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट करूं, अगर मैं x इक्वल टू 4 से स्टार्ट करूं, लेट्स मेक इन अ डिफरेंट ग्राफ, ये x है और x y 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी देखो एक और चीज करते हैं, जब x की वैल्यू वहां से चलती हुई आएगी, अब मैं कोई वैल्यू इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहा, जब x की वैल्यू यहां से चलती हुई आएगी 2 को अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू कहीं से चलती हुई आएगी। देखो अगर मान लो सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए x की वैल्यू को मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं 3, सो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, तो 5 आ गई ना, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 5 है, x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, 9 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 दैट इज 5। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये 9 से स्टार्ट करेगा 2 पे जाने के लिए, कहा जाने के लिए 2 जाने के लिए, तो y कहां से स्टार्ट करेगा, y स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5, y 5 से स्टार्ट करेगा कहां जाने के लिए 4 पे जाने के लिए, ठीक है। x की वैल्यू जब 9 है तो y की वैल्यू क्या है 5 5, और जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y कहां पे अप्रोच कर रहा है 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि जब ये यहां से 2 की तरफ अप्रोच करता है तब y भी यहां से 4 की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन वो कभी पहुंचते नहीं है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है लिमिट। क्या है ये है लिमिट। आपको एक बात समझ में यहां पे आ गई कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन अगर नहीं है
तो वो उसके नेबरिंग वैल्यूज में घूमता रहता है। क्लियर है? ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आया? अभी हम और आगे देख रहे हैं कि क्या है, इसको नोट डाउन करिए। अभी डिफरेंशिएशन हमने एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं किया, डिफरेंशिएशन इज जस्ट अ हेडिंग ओवर हियर। अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है और उसमें कुछ बातें हमने करी है, इसको नोट डाउन करो। ओके, मैंने आपको बोला कि इसको हम बोलते हैं लिमिट। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं। मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, ये आप पहली बार सुन रहे हो तो इसका मीनिंग में यहां पर लिखूंगा x टेंड्स टू 2 और अप्रोचेस टू 2। x टेंड्स टू 2 और अप्रोचेस टू 2। ठीक है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि x इक्वल टू 2 हो गया है। x अप्रोचेस टू 2, अब वो कहां से अप्रोच करेगा ये नहीं हम यहां पर बता रहे हैं। वो कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, वो बड़ी वैल्यू से 2 तक आ सकता है, वो छोटी वैल्यू से 2 तक जा सकता है। तो बेसिकली x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको अप्रोच करता है? 4 को। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो देखते हैं हम। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर x स्क्वायर माइनस, मैं 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद y इक्वल टू, अब हम लिमिट लगा रहे हैं यहां पर लिमिट लगाने के लिए पहले थोड़े से चेंजेस हमें यहां पर करने होंगे। x माइनस 2 ओ x अप्रोचेस 2, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इफ x इक्वल टू 2 में पुट करता हूं तो x माइनस 2 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? 0 अपॉन 0 टर्म आ जाएगा, 0 अपॉन 0 टर्म आ जाएगा। पर 0 अपॉन 0 टर्म आना नहीं चाहिए। देखो x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 क्या होगा? 0 अपॉन 0 हो जाएगा, विच शुड नॉट कम। तो यहां पर हम यहां पर लिख रहे हैं x अप्रोचेस टू 2, नॉट x इक्वल टू 2। ठीक है, दैट इज वाई हम क्या बोल रहे हैं? वी आर नॉट सेइंग x इक्वल टू 2, वी आर नॉट सेइंग x इक्वल टू 2, वी आर सेइंग x अप्रोचेस टू 2। देखो x अप्रोचेस टू 2 में क्या होगा? क्या पता x 3 हो, क्या पता x 1.99 हो, क्या पता x 2.01 हो, लेकिन x 2 नहीं है। x 2 के आसपास की कोई वैल्यू है। अगर x 2 के आसपास की वैल्यू है कोई, तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं होगा और ये भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब 0 बाई 0 वाली फॉर्म नहीं आएगी। अगर 0 बाई 0 वाली फॉर्म नहीं आएगी तो हम x बाई 2 और x बाई 2 को कैंसिल कर सकते हैं। देन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 कैन बी कैंसिल्ड, विल बी इक्वल टू 1। राइट? जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x जो है वो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा नंबर है, तो ये कुछ नंबर आएगा और ये भी कुछ नंबर आएगा, सेम नंबर आएंगे जो कि कट के कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल और कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर x प्लस 2 आएगा सिर्फ। ठीक है ना, x प्लस 2 आएगा तो क्या होगा? y विल बी इक्वल टू, अब देखो x 2 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर x की जगह 2 हमें पुट करना है, तो कितना होगा? 2 प्लस 2, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देखो ये चीज कि हमने यहाँ पर ये नहीं बोला कि जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 4 आ रहा है, ऐसा हमने नहीं बोला। ठीक है ना, ये पूरा लिमिट का आपको समझ में आया? इस पहले हमने क्या किया था? पहले हमने अलग अलग वैल्यूज निकाल के देखा था। x इक्वल टू 1.99 रखा तो वो ऐसे आया, x 2.01 रखा तो ऐसे आया। तो हमें थोड़ा बिना लिमिट का यूज किए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें पता चल रहा था कि x अगर 2 के आसपास रहता है तो y
4 के आसपास रहता है। लेकिन लिमिट एक ऐसा टूल है जो हमें वो चीज बता देगा, बिना सब्सटीट्यूशन करे, बिना हिट एंड ट्रायल मेथड के हमें वो बता देगा कि अगर x जो है वो इसके आसपास रहता है तो y किसके आसपास रहेगा, वो 4 के आसपास रहेगा। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी आपको ये वाली चीज क्लियर है। मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपको पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर है, मैंने अभी शुरू ही नहीं किया। क्या आपको ये छोटी सी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके फाइन। अब एक चीज देखो, नाउ लेट अस कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। हमने यहां पर एक फंक्शन कंसीडर किया है, y जो है वो x पे डिपेंड करता है। अब ये f लिखने का क्या मतलब है? f क्या है यहां पर? f क्या है यहां पर? उसको हम बोलते हैं फंक्शन। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल साइन, देन उसको कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू साइन x। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्लियर हो गया, राइट? और यहां पर क्या लिख सकते हैं? और यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट स्क्वायर। तो फिर कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू, इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा? ये फंक्शन है, इस ब्रैकेट की जगह क्या आएगा? x स्क्वायर। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेसिकली फंक्शन समझ में आया आपको क्या होता है? ठीक है, फंक्शन की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती जब तक वो वेरिएबल्स को कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे ही उसने वेरिएबल को कनेक्ट किया तो वो एक मशीन बन जाता है। क्या बन जाता है? मशीन बन जाता है। फिर उस मशीन में हमने ये x इनपुट डाला और उसके बाद हमें आउटपुट y मिला। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन के बारे में आपको दो बात याद रखनी है। क्या? कि फंक्शन दो वेरिएबल्स को रिलेट करता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, वो उसमें हम कुछ इनपुट वैल्यू डालते हैं और हमें एक आउटपुट वैल्यू मिलती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं यहां पर डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, और डिफरेंशिएशन ज्यादातर हम कब यूज करते हैं? जब कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल इंक्रीज कर रहा होता है या फिर डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, बेसिकली पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए ही यूज किया जा रहा है। किसके लिए यूज किया जा रहा है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, मैं यहां पर एक नोट लिख लेता हूं, दिस टॉपिक इज फॉर increasing and decreasing variables और फंक्शंस। अब आपको अपनी छोटी क्लासेस से वेरिएबल्स और कांस्टेंट में डिफरेंस तो पता होगा, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी होती है। अच्छा, क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पहले लोगों को लगता था कि गर्मी को कैसे मेजर करें, फिर टेम्परेचर डिफाइन किया गया। फाइन, ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती है? क्वांटिटी होती है। अब क्वांटिटी से भी आगे बढ़कर हम आते हैं कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि फिक्स्ड रहे, जो कि फिक्स्ड रहे। ठीक है, एक पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो क्वांटिटी फिक्स रहे वो क्या है? कांस्टेंट है। और ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज करती रहे वो क्या होती है? वो होती है वेरिएबल। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अटेन कर सकती है वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वेरिएबल्स और फंक्शंस। क्लियर है? अब वापस आ जाओ इस पे। मान लीजिए कि x जो है वो इंक्रीज कर गया। नाउ x जो है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? डेल्टा x बढ़ गया। x जो है वो इंक्रीज करके कितना हो गया? डेल्टा x हो गया। अब मैं आपको बता दूं ये डेल्टा x क्या होता है। वैसे तो आपको शायद हो सकता है पता हो, लेकिन मान लो कि मेरे पास सिंपल से एग्जांपल, मेरे पास
₹10 थे, अभी वो बढ़कर ₹15 हो गए। पहले ₹10 थे, फिर वो ₹15 हो गए। तो डेल्टा रुपी, डेल्टा रुपी मतलब चेंज इन रुपी, चेंज इन मनी, ठीक है, चेंज इन मनी। सो डेल्टा आर कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर लिखेंगे 15 माइनस 10 दैट इज 5, दैट इज 5। क्लैरिटी है? तो अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो फाइनल मनी हुआ, फाइनल मनी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो क्लैरिटी है? फाइनल मनी क्या हुआ? पहले वाला मनी और प्लस जितना चेंज हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जितना चेंज हुआ है अगर वो मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास फाइनल मनी आ जाएगा, ठीक है ना? तो डेल्टा आर का मतलब क्या है? चेंज। ओके, सो डेल्टा एक्स क्या है? चेंज। पहले वाले में डेल्टा एक्स ऐड कर दिया तो वो फाइनली इंक्रीज हो गया, ठीक है? अब इफ एक्स कन्वर्ट्स इनटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एक्स जो है वो इंक्रीज कर गया कितने अमाउंट से? डेल्टा एक्स अमाउंट से। देन लेट y also increase as y plus delta y, then हम क्या लिखेंगे? y plus delta y is equals to y plus delta y is equals to function of x plus delta x। जब फंक्शन में x plus delta x डाला तभी तो y जो हुआ वो y plus delta y हो गया, ठीक है? ठीक है, ओके। अब इस इक्वेशन से, ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। y कैंसिल हो गया तो यहां पर मुझे मिला डेल्टा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। नाउ ये क्या है? बेसिकली ये y में चेंज है। ये क्या है? ये y में चेंज है। अगर मैं इस y को डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इस y को डिवाइड कर देता हूं, मतलब डेल्टा y को डिवाइड कर देता हूं किससे? डेल्टा x से, तो मुझे क्या मिलेगा? फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। देखो मैंने यहां पर जो भी ये खिचड़ी पकाई है, जो भी यहाँ पर मैंने खिचड़ी पकाई है, क्लास के स्टार्टिंग से लेकर ये जो फंक्शन मैंने कंसिडर किया था, लिमिट आपको समझाया था कि लिमिट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ठीक है? ये सब जो मैंने नई नई आपको बातें बताई थी ये आपको समझ में आ गई थी, ठीक है, ओके। उसके बाद जो मैंने ये वाली खिचड़ी पकाई है, इस वाली खिचड़ी का जो रिजल्ट है वो आपको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है? आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या बातें कर रहा हूं, समझ में आया? और उसके बाद आपको फील आने लगेगी, ओ तो ऐसे होता है स्पीड में चेंज, ऐसे होता है वेलोसिटी में चेंज, ठीक है, ओके। लेट अस सी नाउ। अब ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है? ये है चेंज इन वाई with respect to change in x, or it is relative change in y, relative change in y। WRT मतलब क्या? with respect to, it is relative change in y with respect to x, ठीक है? रिलेटिव चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम, ये क्या है? रिलेटिव चेंज है। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है? तो डेल्टा y बाय डेल्टा x आपको समझ में आ गया? मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो क्या बोलोगे? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है वो है ये, ठीक है? डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब इसमें मैं क्या करता हूं? इसमें मैं लिमिट लगाता हूं।
नाउ नाउ अब आपको फील आने लगी। नाउ वी पुट लिमिट, नाउ वी पुट लिमिट। क्या लिमिट लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब इसे हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैंने यहां पर लिखा है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखो मैंने आपको बोला कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स था क्या? डेल्टा एक्स था कितना चेंज हुआ था एक्स में, राइट? जैसे कि मैं अगर अपने रुपी वाला बात करूं तो मेरे पास 10 रुपीज थे और डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो 10 रुपीज में वो डेल्टा ऐड किया, मतलब 5 ऐड किया, तो 15 रुपीज हो गया, ठीक है? अगर डेल्टा आर को 0 कर दिया जाए, डेल्टा आर को 0 कर दिया जाए, मतलब 5 रुपीज हटा दिए जाए, मतलब कोई भी पैसा नहीं ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब फाइनली पैसा कितना होगा? 10 रुपये होगा। पहले भी 10 रुपये था, अब भी 10 रुपये होगा, कोई चेंज उसमें आया ही नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन 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 अप्रोचेस का मतलब क्या होता है? अप्रोचेस का मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम 0 हो गया। अप्रोचेस का मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम 0 हो गया। अप्रोचेस का मतलब होता है कि वो 0 के आसपास होगा, मतलब बहुत क्लोज होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है ना? मतलब एकदम 0 नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 10 रुपए के ऊपर मुझे शायद 50 पैसे मिल गए होंगे, है ना? डेल्टा 50 पैसे क्या है? हम तो आजकल 50 पैसे को क्या कंसीडर करते हैं भाई? कुछ भी नहीं है, 0 है। 50 पैसे छोड़ो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह गई है आजकल, लेकिन फिर भी बहुतों के लिए वैल्यू है भी, ठीक है, राइट? मेरे लिए तो वैल्यू है, फाइन। सो डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 0 के थोड़ा आसपास रहेगी, जैसे कि 0.1, 0.2 ऐसा रहेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 10.1, 10.2। ये मैंने मनी के रिस्पेक्ट में आपको समझाया, ठीक है? डेल्टा एक्स की लिमिट को 0 करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है? 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं इसमें वो लिमिट लगाऊं, किस में लगाऊं? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में मैं अगर लिमिट लगाऊं तो मुझे यहां पर भी लिखना पड़ेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। किस में लगा रहे हैं? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रफ्तार निकल के आती है। अब जो मैं बात कर रहा हूं ना, अगर वो आपने समझ ली, अगर वो आपने समझ ली, तो आपको फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। खासकर न्यूमेरिकल तो देखो सब कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, सब भी नहीं कर पाते, ठीक है? न्यूमेरिकल चलो आप कर लोगे, लेकिन समझ जो है वो आपको आने लगेगी अगर यहां पर आप इस चीज को समझ गए, ठीक है? ओके, देखो पहले क्या था? पहले था वो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब एक्स के बदलने पर वाई कितना बदल रहा है। अब क्या हुआ? मैंने यहां पर लिमिट लगा दी, ठीक है? मैंने यहां पर लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने की वजह से क्या हुआ? 0 लिमिट लगाई मैंने, इससे हमारी निकल के आई रफ्तार। रफ्तार का यहां पर क्या मतलब हुआ कि जब पैसे में चेंज आ रहा था, जैसे 10 रुपए मेरे पास थे, 10 रुपए मेरे पास थे, तो 10 रुपए में जब चेंज आ रहा था, तो मान लो 5 मिनट बाद वो 15 रुपए हो गए थे, ठीक है? 5 मिनट बाद वो 15 रुपए गए। 5 मिनट लगा पापा पैसे दे दो, पैसे दे दो करने में, 5 मिनट लगा, 5 मिनट बाद वो 15 रुपए हो गए, ठीक है? लेकिन मान लो पापा ने एक साथ 5 रुपए नहीं दिए, पापा ने कैसे दिए? ले 50 पैसे, ले 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, ऐसे कर करके पापा ने पूरे 5 मिनट में क्या 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 किया? पूरे 5 मिनट में 5 रुपए दिए, ठीक है? 5 मिनट लगा दिए 5 रुपए देने में। तो पहले सेकंड में कुछ पैसा आया होगा, ठीक है? पहले 10 सेकंड में कुछ पैसा आया होगा, 20 सेकंड में कुछ पैसा आया होगा, तो रफ्तार निकल के आ जाएगी। ओके, तो मैं रफ्तार निकाल सकता हूं कि मुझे पर सेकंड कितना पैसा मिलेगा, ठीक है? ऐसे हम निकाल सकते हैं कि पर सेकंड मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है? मान लो 10 पैसे पर सेकंड आ रहा है, मान लो, ठीक है? हो सकता है वो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे ना बैठे, लेकिन मान लो 10 पैसे पर सेकंड आ रहा है, तो रफ्तार निकल के आ गई, ठीक है? कैसे निकल के आई ये रफ्तार? नीचे डिवाइडेड बाय क्या था? ऊपर तो पैसा था, डेल्टा वाई में पैसा था,
डेल्टा एक्स में क्या था? टाइम था, ठीक है। पैसे आ रहे हैं टाइम के साथ, पैसे आ रहे हैं टाइम के साथ। तो ऊपर तो पैसा था, नीचे क्या था? टाइम था। तो पहले 5 मिनट की बड़ी रेंज लग रही थी पैसे को आने में, लेकिन अब हमने क्या करा? लिमिट को 0 के करीब ला दिया, मतलब टाइम को बहुत छोटा कर दिया। 5 मिनट को छोटा करके 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 हमने 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 1 सेकंड में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें रफ्तार मिलती है कि कितना पैसा 1 सेकंड में आ रहा है, ठीक है ना। रफ्तार पता चल गई। इस रफ्तार को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं एवरीबॉडी, इस रफ्तार को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस चीज को, ये जो हमने यहां पर लिखा है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको हम चेंज करके इस तरीके से लिखते हैं dy बाय dx। डेल्टा वाई क्या है? 5 रुपए। डेल्टा एक्स क्या है? 5 मिनट। लेकिन यहां पे dy क्या है? 10 पैसे। dx क्या है? 1 सेकंड। बात समझ में आई? देखो एनालॉजी लिख लेते हैं, एनालॉजी लिख लेते हैं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है? 5 रुपए। और डेल्टा एक्स क्या है? 5 मिनट। लेकिन लेकिन dy बाय dx क्या है यहां पर? 10 पैसे बाय 1 सेकंड। तो ये रफ्तार है। क्या है? रफ्तार है। इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन का हमें फिजिकल मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। फिजिकल मीनिंग उसका क्या है? बेसिकली वो हमें हर चीज में स्पीड बताएगा। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? 1 घंटे में मेरी कभी स्पीड कम हुई, कभी मेरी स्पीड बढ़ी, कभी कम हुई, कभी बढ़ी, कभी कम हुई, कभी बढ़ी। लेकिन पूरे 1 घंटे में जब मैंने सारी स्पीड्स को ऐड वैड किया और उस एवरेज स्पीड निकाला, हमें पता है कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं, लेकिन हम आगे चलकर काइनेमेटिक्स में बात भी करेंगे, एवरेज स्पीड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत तो अंदाजा है कि एवरेज स्पीड को कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड हमने निकाली, 1 घंटे की एवरेज स्पीड निकल के आई आई ठीक है। लेकिन मान लो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, ओके, और हम वहां से बहुत तेज बाइक लेके जा रहे हैं, तो उसके पास एक स्पीडोमीटर होता है, उसमें एकदम से स्पीड आ जाती है। तो क्या उसमें 1 घंटे की एवरेज स्पीड निकल के आती है? नहीं, उसमें 1 घंटे की एवरेज स्पीड निकल के नहीं आती। उसमें उसी इंस्टेंट में कितनी स्पीड थी वो निकल के आती है। मतलब मान लो वो वहां से एकदम से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसमें आएगी। भले ही थोड़ी देर पहले हो सकता है उसकी स्पीड 60 हो सकता है आगे जाकर उसकी स्पीड और कम हो जाए या फिर और बढ़ जाए, लेकिन उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट क्या होता है? क्या मुझे आप डिफाइन कर सकते हो इंस्टेंट क्या होता है? 1 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है, 3 सेकंड होता है। एक इंस्टेंट जो होता है वो बहुत छोटा सा टाइम का अमाउंट होता है, ठीक है। जैसे हम डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करते हैं, ठीक है, कि चलते हुए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, हिंदी में पल बोलेंगे, कि उस पल में उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। तो वो है dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसलिए dy बाई डी एक्स को हम आगे चलकर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट में स्पीड। क्लियर हो गया? ओके, आई थिंक आपको बहुत क्लियर है ये सब बातें, ठीक है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शंस लिख रहे हैं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इनका कोई यूज ही नहीं है भाई, ठीक है। ये जो मैंने आपको लिखा ना सब कुछ, ये सब आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स समझाने के लिए लिखा है कि डिफरेंशिएशन का आखिरकार मतलब होता क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा। लिमिट के बिना आपको वो समझ में आता नहीं। फिर आप एनसीईआरटी में ये लिमिट वाला सिंबल देखते हैं, वो भी आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अब आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी है। आप फिर से नोट्स को पूरा अच्छे से पढ़ो, वीडियो को फिर से अच्छे से देखो, कोई डाउट आए तो आप पूछो। ओके, ऑल राइट, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स देखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के मीनिंग्स देखेंगे तो पहले ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ
डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहां पर मैंने आपको बोला था डेल्टा वाई क्या होता है, चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन एक्स। डी वाई और डी एक्स भी चेंजेस है, पर वो बहुत छोटे छोटे चेंजेस है। क्लियर है? ओके। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको समझते हैं। ओके, मान लो कि ऐसे एक ग्राफ है, ऐसे एक ग्राफ है। इस ग्राफ में मैं दो पॉइंट्स कंसीडर करता हूं। यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं ए, और यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं बी, और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से जोड़ देता हूं। ठीक है? इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इस लाइन को बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट ऑफ कर्व। सीकेंट ऑफ कर्व क्या होता है? सीकेंट ऑफ कर्व क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ कर्व। उस लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं। ठीक है? अब आप एक चीज देखो, हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं क्या? हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप सभी को निकालना आता है अच्छे से। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं डिफाइन करूं, लेट से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x, x1, y1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना बहुत अच्छे से आता है। सब रिवीजन कर रहे हैं ना लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है? तो स्लोप ऑफ सीकेंट, स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी। अगर स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी निकालें तो हम कैसे लिखेंगे? m। स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1। याद है सबको? स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो y2 माइनस y1 क्या है? चेंज इन y। क्या है? चेंज इन y, डेल्टा y। और x2 माइनस x1 क्या है? डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी। क्लियर हो गया? हमें अच्छे से क्लियर हो गया सर। लेकिन इसमें हम क्या बात करना चाहते हैं? देखो, अगर मैं इस लाइन को ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप करूं, यहां से भी ड्रॉप करूं, तो आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है ये है y1, और ये जो पॉइंट है ये है y2, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ये क्या है? y2 माइनस y1। और ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जो, वो क्या है? डेल्टा x। ये क्या है? डेल्टा y। ठीक है? अब मान लो कि मैं इस डेल्टा x को छोटा करता जाता हूं। कैसे? इस पॉइंट b को मैं इधर लेकर आता हूं। अगर मैं इस पॉइंट b को इधर लिखूंगा तो क्या ये लाइन ऐसे बनेगी? ठीक है? ऐसे बन जाएगी। और अगर मैं इस पॉइंट बी को इधर लिखूंगा तो ये लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बन जाएगी। ठीक है? और भी मैं देखो, और जब हम ये करते जा रहे हैं तो देखो क्या होता जा रहा है? डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू और छोटी हो गई। ठीक है? ऐसे करते करते मैं यहां तक आ गया, और ये लाइन जो है वो इस तरीके से ऐसे बन गई। ओके? और छोटा कर देते हैं। एक मुझे बात बताओ कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैं पॉइंट बी को पास लाता गया, लाता गया, लाता गया, और एक ऐसा सर्टेन टाइम आ गया जब ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, जब ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, तो ये जो सीकेंट है ये कैसे बनेगा? देखो, एक बार फिर से हम ग्राफ बनाते हैं। ये
ठीक है। ग्राफ क्या था हमारा, ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है। ओके, नाउ ये है पॉइंट ए और अब यही है पॉइंट बी, दोनों जुड़ गए, यही है पॉइंट ए बी। अब सीकेंट कैसे बनाएंगे, सीकेंट एक लाइन बनाएंगे जो कि इन दोनों को जोड़ती है, मतलब मैं तो वही स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जैसे मैं पहले बना रहा था, ठीक है। ओके, ऐसे बनाते हैं। अब देखो सेम वही लाइन है जैसे पहले ऐसे दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही थी, फिर छोटी हो गई, मतलब लाइन छोटी हो गई, डेल्टा एक्स और छोटा हो गया, फिर और छोटा, और उसके बाद करते 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 ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, ए और बी एक ही पॉइंट पे आ गए। अब मुझे बताओ कि ए भी वही है, ए भी वही है और बी भी वही है, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हुई, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा एक्स जो है वो जीरो होता जाएगा, धीरे धीरे जीरो होता जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये एक्चुअल में आप देखो तो इस पॉइंट ए का टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट ऑफ पॉइंट ए, this is tangent of, not of, this is tangent of curve at point A। जैसे हमने पिछली वाली कहानी समझी थी वैसे ही हम इस वाली कहानी को भी समझेंगे। अभी आपको थोड़ी थोड़ी खिचड़ी लग रही होगी तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्र करो, रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जब एक मूवी देखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट उसका बिल्डअप होता है ना। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट कुछ हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद हमें मूवी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। फाइन, टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट ए, समझने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ए और बी दोनों बहुत करीब है, डेल्टा एक्स बिल्कुल जीरो हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक मैथ्स वाली बात बताता हूं। ये जो टेंजेंट होता है ये क्या डिफाइन करता है मैं बताता हूं आपको। टेंजेंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट means how fast y changes with x at a। टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, स्लोप, ठीक है। जैसे हमने यहां पर सीकेंट का स्लोप निकाला था वैसे ही हम, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप होता है टेंजेंट का, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कितनी तेजी से y x के साथ बदल रहा है एट पॉइंट a, क्योंकि इसका जो बदलाव है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं इसको भी। देखो देखो, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, और ये है अपना ग्राफ जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां से, अगर मैं यहां से इतना चेंज करूं, कितना चेंज करूं, इतना चेंज करूं, ठीक है, और सेम चेंज मैं यहां पर करूं, सेम चेंज, इतनी ही विड्थ में कंसीडर करूंगा, ठीक है, इतनी ही विड्थ में कंसीडर करूंगा, ठीक है, लगभग मैंने सेम विड्थ कंसीडर करी। अब एक चीज देखो, यहां पर भी मैंने x को डेल्टा x चेंज किया, यहां पर भी मैंने x को डेल्टा x चेंज किया, बट आप देखो कि ये वाला पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y है ये, और उस वाले पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y है ये, मतलब यहां से लेकर यहां तक जब x चेंज हुआ तो y में कोई भी चेंज नहीं हुआ, x के चेंज होने पर y में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप यहां पे देखो, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y ये है और इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y ये है, तो इतना ज्यादा चेंज हमें देखने को मिला। तो ग्राफ में अलग अलग पॉइंट पर y के बदलने की रफ्तार अलग अलग होती है, ठीक है। फिर से बोलता हूं, एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्राफ द स्पीड ऑफ
चेंज ऑफ y इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। फिर से बोलता हूं, ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स पर y के चेंज होने की रफ्तार अलग अलग होती है। यहां पर y बहुत धीरे धीरे बदल रहा है, बहुत धीरे धीरे बदल रहा है, पर यहां पर y बहुत तेजी से बदल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रफ्तार कौन बताता है हमें? ये रफ्तार हमें बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट मींस हाउ फास्ट y चेंजेस विद x एट a। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर y कितनी तेजी से बदल रहा है, वो हमें कौन बताता है? वो हमें ये बताता है। ठीक है, ओके, हमें समझ में आ गया सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लिख सकते हैं एक और बात कि देयरफॉर यहां पर क्या है? फास्ट, यहां पर क्या है? स्लो। ठीक है, देयरफॉर टेंजेंट at a point is secant with limit delta x tends to 0। टेंजेंट एट अ पॉइंट इज सीकेंट विद लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अभी सारे डॉट्स हम कनेक्ट कर देंगे, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी पढ़ा है हम सारे डॉट्स कनेक्ट कर देंगे, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आने लगेगा। बस कुछ मिनट्स और आप रुकिए, ठीक है? इतनी क्लैरिटी आपको है तो देखो, मैंने सीकेंट का स्लोप लिखा था, क्या लिखा था? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। देयरफॉर m इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये किसका स्लोप है? ये सीकेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ सीकेंट। ठीक है, ओके। इसमें मैंने लिमिट लगाई, इसमें मैंने क्या करा? लिमिट लगाई, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। पर ये तो शायद डिफरेंशिएशन होता है ना सर? आपने अभी भी बताया था कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में अगर हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाते हैं, मतलब डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देते हैं, तो हमें रफ्तार मिलती है 10 पैसे पर सेकंड, राइट? 10 पैसे पर सेकंड। तो ये तो डिफरेंशिएशन होता है, सही है, ये तो डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन आप एक चीज देखो कि ये वाली जो चीज थी, ये वाली चीज हमें एवरेज बता रही थी, 1 घंटे में कितनी एवरेज स्पीड रही वो ये हमें बता रही थी। ठीक है, अब देखो सीकेंट में पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना दूर का एवरेज हमें पता चल रहा था, ठीक है ना? कितनी तेजी से y बदल रहा है x के साथ, लेकिन दूर के x के साथ, मतलब x बहुत ज्यादा बदल रहा है तो y कितना बदल रहा है वो हमें पता चल रहा था सीकेंट के स्लोप से। लेकिन जब हमने इसमें लिमिट लगाई तो ये एक्चुअल में क्या आया? ये एक्चुअल में आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ही डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ही स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। ओ माय गॉड, बात आपको क्लियर हो रही है? आपको बात समझ में आ रही है कि डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट है? मतलब बेसिकली हमने ग्राफिकली देखा कि जब हम डेल्टा एक्स को छोटा करते गए तो हमें टेंजेंट मिला उस पॉइंट पर, जो कि हमें बताता है कि y कितनी तेजी से बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और डिफरेंशिएशन का भी तो हमने पीछे वही मतलब देखा था। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर है? तो मैं यहां पर एक नोट बना देता हूं जो हमारी पूरी की पूरी इस बात को बताएगा। ठीक है, ये देखो, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं और इस तरीके से, और इस पॉइंट पे, लेट अस कंसीडर इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट बना लूं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना लूं, तो ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करता हूं, उसके बाद मैं फाइनल कंक्लूड करूंगा कि हम इतनी देर से क्या बकबक कर रहे हैं। ये देखो, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। अगर मैं इसका टेन थीटा देखूं तो टेन थीटा मुझे बताता है कि कितना रेज्ड है ये। टेन थीटा मुझे बताता है क्या? कि कितना रेज्ड है ये, मतलब इसका स्लोप हमें बताता है। आपको लीनियर इक्वेशन याद करो, लीनियर इक्वेशन में हमने क्या बात करी थी कि स्लोप जो होता है, स्लोप जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है टेन थीटा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट की, तो वो होता है dy बाय डी एक्स, dy बाय डी
एक्स। आपको ये पूरी चीज अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेनी है। ठीक है, ओके। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा, लीनियर इक्वेशन का स्लोप, एक अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है तो स्लोप हम इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमें कर्व गिवन है तो एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना इजी नहीं होता। वो कैसे निकालेंगे? वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो अब तक हमने जो जो करा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब तक जो जो खिचड़ी पकाई उसको सारे डॉट्स को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिमिट को समझा, हमने सबसे पहले लिमिट को समझा। हो सकता है किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन उसके आसपास वाले पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन होगा। वो हम कैसे निकालते हैं? लिमिट से निकालते हैं। हमने लिमिट समझ लिया, ठीक है, ओके। इस पूरे में हमने लिमिट समझा। उसके बाद हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया। उस फंक्शन के हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो फंक्शन भी थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद फंक्शन में हमने चेंज निकाला और फंक्शन में हमने रिलेटिव चेंज निकाला। रिलेटिव चेंज का हमें मतलब समझ में आया कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। फाइन, एक्स कितना ज्यादा बदलता है उसमें वाई कितना ज्यादा बदलेगा, ये हमें पता चल गया। उसके बाद हमने लिमिट लगाई। पहले हमने लिमिट समझा था, फिर हमने रिलेटिव चेंज समझा, फिर हमने दोनों को मिला दिया। क्या? लिमिट और रिलेटिव चेंज को मिला दिया। लिमिट हमने इस रिलेटिव चेंज में लगाई। अब इस वाली लिमिट का मैंने क्या मतलब बताया आपको? डेल्टा एक्स छोटा हो गया बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको टाइम से समझाया कि एक तो मान लो मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं कितनी देर में? 5 मिनट में, ठीक है। और लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं कि 100 रुपए मुझे एक साथ नहीं मिल रहे, मुझे 100 रुपए में तोड़ तोड़ के थोड़ी थोड़ी देर में मिल रहे हैं, तो एक सेकंड में मेरे पास कितना आ रहा है? एक सेकंड में मेरे पास 10 पैसे आ रहे हैं, ऐसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो एक सेकंड में 10 पैसे आ रहे हैं, तो ये लिमिट लगाकर मैंने क्या किया? टाइम को श्रिंक कर दिया। 5 मिनट को 1 सेकंड बना दिया और 100 रुपए को 10 पैसे बना दिया, ठीक है। तो मुझे रफ्तार पता चल गई कि मुझे इतने छोटे से टाइम में इतना इतना पैसा मिलता रहेगा, ठीक है ना। ऐसे हम क्या नाम है, अपनी फीस या अपनी सैलरी को लेकर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो 30 दिन में इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर हम एक दिन का हिसाब लगा सकते हैं। एक दिन में तो कोई पैसे देता नहीं है, लेता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक दिन का हिसाब लगा सकते हैं। एक दिन में इतना हो गया, 2 दिन में इतना हो गया, तो वो क्या है? वो रफ्तार है। अब उस एक दिन को भी आप 1 सेकंड कर सकते हो, ठीक है ना, कि 1 सेकंड में इतना कमा लेते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज है जिसमें हम लिमिट लगाकर टाइम को छोटा कर देते थे, वैसे हमने डेल्टा एक्स को छोटा करा और हमारा ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, मतलब रिलेटिव चेंज था, वो कन्वर्ट हो गया डिफरेंशिएशन में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने ग्राफिकल मतलब समझा कि दो पॉइंट्स को जोड़ने पर सीकेंट बनता है, पर उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम पास लाते जाए तो डेल्टा एक्स को हम 0 बनाते जा रहे हैं। सेम चीज हम जो हमने पहले करी थी वही हम कर रहे हैं। तो हमारा निकल के आया कि सीकेंट जो है वो टेंजेंट बन गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो तो वाई बताता है कि हाउ फास्ट द वाई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए, ठीक है। वो हमें समझ में आया। उसके बाद हमने इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दिया और हमें समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट was tan theta in linear equation, now it is dy by dx, ठीक है। तो अगर मैं इस सारी कहानी के बाद आपको बोलूं कि एक लाइन में मुझे बताओ कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, dy by dx का क्या मतलब होता है, तो आप एक लाइन में क्या बोलोगे? एक लाइन में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाउ फास्ट y changes with respect to x instantaneously। उसी पल में y कितनी रफ्तार से बदल रहा है x के साथ, वो है ये। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझना है तो आप बोल सकते हो कि स्पीडोमीटर में जब चलती हुई बाइक की स्पीड एकदम से आ जाती है तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वही होता है डिफरेंशिएशन। और ज़्यादा जब हम फिजिक्स में डीप डाइव करेंगे तो हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को कैसे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी हमें अपनी रफ्तार को बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी सी और बातें हम करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमने लिख लिया dy by dx। डिस्कशन ऑन
ठीक है, dy बाई डी एक्स। इसमें जो d अपॉन डी एक्स होता है ना, यहां पर आप खाली जगह रख लो, ठीक है। इज अ मशीन, कौन सी मशीन? मैथमेटिकल मशीन और ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ये ऑपरेट करेगा, किसको ऑपरेट करेगा? ये उसको ऑपरेट करेगा जिसको आप यहां पे एंटर करोगे, ठीक है। यहां पर इनपुट में जो आप डालोगे, यहां पर जो आप डालोगे, इसका कुछ ये ऑपरेट करेगा और आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है। कभी भी आप कुछ सिली चीजें आप अवॉइड करो, कुछ सिली चीजें, सिली थिंग्स। डी एक्स का मतलब नहीं है d इंटू एक्स, ठीक है। dy का मतलब नहीं है d इंटू वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप d और d को कैंसिल करके y बाई एक्स लिख दो। ये सिली थिंग्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये सिली थिंग्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हमें याद रखना है कि ऐसी सिली थिंग्स नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा। हम पहली बार ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें फिर करना क्या है? हमें समझना कैसे है इसको? इसको हमें मशीन की तरह समझना है, ऑपरेटर की तरह समझना है। ऐसे समझ लेना है कि ये रिजिड चीज़ है, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। जो होगा वो इस वाली वैल्यू के साथ होगा जो इसमें अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। डी डी बाई डी एक्स, इसको पढ़ते तो हम डी बाई डी एक्स नॉर्मली है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। बेसिकली कैसे पढ़ते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे रीड करते हैं? रीड एज डी वाई बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। ये है। और मान लो लिखा हुआ है डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। तो क्वाइट क्लियर है चीजें, ठीक है। ओके, तो ये तो हुआ कि हम इसको कैसे रीड करते हैं। अब कई बार ये नोट पॉइंट ही समझ लेते हैं इसको। कई बार आप मैथ्स में देखोगे या फिजिक्स के कुछ टेक्स्ट में देखोगे कि इसको शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। तो कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? कैसे लिखते हैं शॉर्ट में? डी वाई बाई डी एक्स को कभी कभार आपको दिखेगा वाई प्राइम लिखा हुआ, ठीक है। इस पूरी टर्म को वाई प्राइम लिखते हैं, ओके, ऑल राइट। कभी आपको फिजिक्स में दिखेगा कि जैसे लिखा हुआ है डी वी बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लिखेंगे कभी कभार ऐसे दिखेगा वी डॉट, ठीक है। जनरली ये सिंबल्स हम मैथ्स में यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं यहाँ पर। फिजिक्स में जनरली यूज करते हैं, बट नीट में हम नहीं करते। बट स्टिल आपको अगर टेक्स्ट बुक्स में दिख जाए, किसी रैंडम बुक में दिख जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिस इज नथिंग बट जस्ट डिफरेंशिएशन ओनली, ठीक है। ओके, ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ मतलब की बातें करते हैं। क्या मतलब की बातें करेंगे? देखो, हमारे पास है कांस्टेंट टाइम्स अ फंक्शन, डेरिवेटिव्स। अगर y इक्वल टू a और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, a क्या है? कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे डी डी एक्स। देखो जैसे मशीन है वैसे ही मैंने लिखा है इसको, ब्रैकेट में क्या लिखा? a
और एफ एक्स। ओके, अब ए क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। और फिर आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे? बस आप सिर्फ और सिर्फ इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर हो गया? जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती है। सेकंड 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 है हमारे पास सम ऑफ टू फंक्शंस। जैसे मान लीजिए y जो है वो दो अलग अलग फंक्शंस का सम है, एफ एक्स और जी एक्स। तो कैसे होगा? अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसका dy बाई डी एक्स निकालो, इसका dy बाई डी एक्स निकालो, तो कैसे करोगे? आप अलग अलग कर सकते हो, मतलब लीनियर में आप अलग अलग कर सकते हो। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस जी एक्स का डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? दोनों का डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ओके फाइन। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम मिला दें तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो y इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ठीक है ना? तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे करूंगा? डी वाई बाई डी एक्स। देखो a क्या है? कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिखा जाएगा। और डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन होगा एफ एक्स का, प्लस b बाहर लिखा जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा? जी एक्स का। क्लियर हो गया? ओके फाइन, ऑल राइट। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, एक और हम समझ लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। मान लो कि y इक्वल टू ए गिवन है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ए जीरो। अगर कभी भी आप कांस्टेंट को ही डाल देते हो तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब जब कांस्टेंट के साथ फंक्शन होता है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन अगर ओनली कांस्टेंट बचा है तो उसके पास कांस्टेंट के अलावा कोई फंक्शन तो है नहीं ना, तो फंक्शन तो उसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अब हमें याद रखना है कि कांस्टेंट का फंक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 1, 20, -3, पाई, पाई एक नंबर है, ई एक्सपोनेंट एक नंबर है। तो ये सब जो है ये क्या है? इनका अगर डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, ओके फाइन। फिफ्थ फिफ्थ हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स की पावर n दिया हुआ है, x की पावर n दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे आप? ये जो n है ना ये आगे फ्रंट में आ जाएगा और x की पावर में n माइनस वन हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना है। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि y इक्वल टू मान लो x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स कैसे लिखोगे? 2 जो है वो आगे मल्टीप्लाई कर दो और x की पावर में 2 माइनस वन कर दो। 2 माइनस वन मतलब 1, x पावर 1 1, 2x आ गया। ठीक है, तो पावर जो है वो फ्रंट में आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। अब डायरेक्टली बताओ, अब डायरेक्टली बताओ, मतलब y की पावर मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? हमें आंख बंद करके लिखना है, पावर आगे आ जाएगी 3 और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ठीक है ना? ओके, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। देखो बिल्कुल वैसा ही है, एक फंक्शन है प्लस में कांस्टेंट नंबर क्या है? कांस्टेंट, और एक और फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? देखो शॉर्ट में एक लाइन में कैसे करोगे?
हमें पता है कि इसमें क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, तो 2 - 1 1 ही होता है। ठीक है, कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट तो आगे ही रहेगा। ठीक है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया 2x प्लस 3 2 6 x स्क्वायर। क्लैरिटी है अच्छे से? ठीक है, इस पावर वाले फंक्शन का। अब देखो, मान लो y इक्वल टू 2 दिया है। अब हम पावर फंक्शन से समझते हैं कि इसका हम कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स, मुझे y की जगह क्या रखना है, 2। ठीक है, 2 के साथ क्या मैं लिख सकता हूं, x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, देखो 2 तो आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, फिर इसकी पावर भी जो है वो भी आगे आ जाएगी 0, और पावर में क्या होगा, पावर में एक कम हो जाएगा, 0 - 1 तो -1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था पावर फंक्शन से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि कभी भी कोई नंबर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। फाइन, ऑल राइट देन। डिफरेंशिएशन में हमने आज बहुत सारी चीजें देखी, हमने उसका मतलब समझा, ग्राफिकल मतलब समझा, लिमिट समझा, उसका फिजिकल मीनिंग समझा, और हमने कुछ डेरिवेटिव्स की बात करी। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी बहुत सारे हम आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज है जो हमें डिफरेंशिएशन में समझनी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन को हम फिनिश कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल।